पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान त्वरित गति के लिए गतिकी के समीकरण। एक समान त्वरित गति का जो अभिप्राय है वो ये है कि जब भी कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि उसकी गति के समय जो त्वरण हो उस त्वरण का मान हमेशा एक समान रहे, त्वरण की दिशा नहीं बदले, तो ऐसी स्थिति में हम उसे कहेंगे एक समान त्वरण से गति। मान लीजिए कि आपके पास में एक पिंड है जो एक समान त्वरण ए से गति कर रहा है। नंबर एक बात, इसका प्रारंभिक जो वेग है उसको हम u मान लेते हैं या v0 मान लेते हैं। v मान लो चाहे u मान लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो प्रारंभिक वेग है, जिस समय पर ये वेग मापा गया उस समय को हम 0 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे t बराबर 0 सेकेंड पर जो प्रारंभिक वेग है वो u है। पिंड एक समान त्वरण से गति करते हुए स्मॉल t समय में v वेग प्राप्त करता है। स्मॉल t समय में कितना वेग प्राप्त कर लेता है? ये v वेग प्राप्त कर लेता है। और साथ ही ये स्मॉल t समय में जो इसका विस्थापन है, ये प्रारंभिक बिंदु से x दूरी तक इसका विस्थापन हो जाता है। प्रारंभिक बिंदु पर जो स्थिति है उसको हम शून्य मान लेते हैं। शून्य नहीं मानोगे, कुछ और मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग इसको s मान लेते हैं, कुछ लोग इसको x मान लेते हैं। तो जो चीजें हमने यहाँ पर एज्यूम की है उनको मैं लिख देता हूं। प्रारंभ में अगर हम देखें तो t बराबर 0 सेकेंड पर जिसका वेग है वो है u, और जो स्थिति है x उसका मान है 0। स्थिति का मान 0 है, वेग का मान u है, समय का मान t0 है। आफ्टर t टाइम, t समय पश्चात, तो इसको मैं प्रारंभिक कह सकता हूं t1, t1 इज इक्वल टू 0, और t2 का जो मान है उसको हम कह सकते हैं स्मॉल t। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति 0 थी, t2 बराबर t समय पर जो वेग है वो हो जाता है v, और जो स्थिति है वो हो जाती है x। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि पिंड एक समान त्वरण से गति करे तो पिंड जब भी एक समान त्वरण से गति करेगा तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जब भी कोई पिंड एक समान त्वरण से गति करता है तो उसके लिए वेग समय जो ग्राफ होता है वो एक हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है। आपको पीछे हम ग्राफ पीछे वाले ग्राफ पर मैं लेके चलता हूं। ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं कैसा ग्राफ है? ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो एक समान त्वरण से गति को व्यक्त करता है। जब भी, ध्यान से सुने, कि जब भी कोई राशि अगर एक समान है तो समझ लीजिए कि वो जिन दो राशियों का अनुपात है उन दोनों राशियों के मध्य का ग्राफ सदैव एक सरल रेखा आएगा। सदैव एक सरल रेखा आएगा। तो हम सब जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वही त्वरण होता है। तो त्वरण एक समान है, इसका मतलब वेग समय ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा में प्राप्त होगा। तो ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास में ये वेग अक्ष है और ये समय अक्ष है। समय अक्ष पर ये जो प्रारंभिक बिंदु है, ये वाला बिंदु जहां पर दोनों अक्ष मिल रहे हैं, जहां पर दोनों अक्ष मिल रहे हैं वहां पर उन दोनों अक्षों का मान 0 है। अब जब मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक टेबल बना लेता हूं। हालांकि आपको टेबल बनानी नहीं है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं टेबल बना रहा हूं। टेबल में पहला जो है हमारे पास में वो है वेग, पहला जो हमारे पास में है राशि वो है समय, और दूसरी जो राशि है वो है हमारे पास में वेग। तो हमारे पास में दो मान है। समय का पहला मान तो है 0, जहां पर वेग का मान u है, और दूसरा जो मान है समय का वो है स्मॉल t, और यहाँ पर वेग का मान कितना है? v। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मुझे पहला पॉइंट लगाना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि जब दोनों अक्षों में से किसी एक अक्ष का मान 0 हो और दूसरे अक्ष का मान 0 नहीं हो, यानी अशून्य हो, तो बिंदु हमेशा उस अक्ष पर होता है जिसका मान अशून्य हो। तो यहां पर अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में से समय और वेग में से वेग का मान अशून्य है। इसका मतलब जो बिंदु है वो कहां पर होना चाहिए? वेग अक्ष पर होना चाहिए। ये हो गया समय अक्ष, और ये दूसरा है, ये हो गया वेग अक्ष। ठीक है, तो पॉइंट कहां पर होना चाहिए? वेग अक्ष पर। और वेग अक्ष पर जहां पर भी होगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? u कहलाएगा। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, जब भी कोई ग्राफ आप बना रहे हो, तो जिस अक्ष का मान 0 है, बिंदु उस अक्ष को छोड़ करके उस अक्ष पर होगा जिस अक्ष का मान अशून्य है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेग अक्ष का मान है 0, इसका मतलब बिंदु वेग अक्ष पर होगा, और जहां पर भी होगा उसका मान कितना होगा, u होगा। तो इस बिंदु पर जो वेग है उसका मान हो गया u। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि समय का मान t और वेग का मान v है। तो यहां पर आप देखोगे ना तो समय अक्ष का मान 0 है और ना ही वेग अक्ष का मान 0 है। जब दोनों ही अक्षों का मान 0 नहीं हो तो बिंदु ना तो समय अक्ष पर होगा ना ही वेग अक्ष पर होगा, दोनों में बीच में से होगा दोनों ही अक्षों के बीच में कहीं पर होगा। अब कहां पर होगा, तो मान लेते हैं यहां पर समय का मान t हो रहा है और यहां पर वेग का मान v हो रहा है, यानी ये बिंदु कहां पर होगा, t और v के सामने होगा। यहां पर समय का मान t हो रहा है, मैं लिख देता हूं इसको कि t, ठीक है, और यहाँ पर वेग v हो रहा है, तो इन दोनों के सामने कहां पर होगा। मैं डैश डैश से अगर बनाना चाहूं इसको तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही है, यानी कि इस बिंदु पर उपस्थित होगा। तो ये आपको अंदाजे से बनाना, आपको ऐसी कोई सारणी नहीं बनानी है, आप अंदाजे से कहीं पर भी इन दोनों बिंदुओं को बना दोगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि दो बिंदु कैसे हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि चूंकि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है, त्वरण, और त्वरण का मान क्या है, एक समान। और जब किसी भी ग्राफ का ढाल एक समान हो तो समझ लो ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा। यानी जब मैं सरल इस रेखा में। पहले पॉइंट को अंतिम पॉइंट से मिलाऊंगा तो मुझे कौन सी रेखा से मिलाना होगा, सीधी रेखा से मिलाना होगा। ये ग्राफ बन गया हमारा। अब देखो कई बार ये ऐसा होता है कि आपने अभी तक जितने भी ग्राफ बनाए होंगे 10वीं क्लास में, और आपने देखा होगा आप उसमें भी ऐसे 2 पॉइंट लगाते थे और दोनों पॉइंटों को आप सीधा मिला देते थे। दोनों पॉइंटों को आप सीधा क्यों मिलाते थे, ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया, बस सर ने ये कहा कि भाई ये पहला पॉइंट आ गया दूसरा आ गया इसको मिला दो, आपने भी मिला दिया। आपने कभी ये नहीं पूछा कि साहब इसको सीधा क्यों मिलाया, इसको ऐसे क्यों नहीं मिलाया, अपन ने इसको ऐसे क्यों नहीं मिलाया, ऐसे भी तो मिला सकते थे, पर ऐसे क्यों नहीं मिलाया, तो उसका रीजन हमें नहीं दिया गया। लेकिन रीजन मैं बताता हूं, उसका रीजन था जो समीकरण आप लिखते थे उस समीकरण को अगर आप देखोगे तो उस समीकरण में जिनके बीच में ग्राफ बनता था उन दोनों की घात एक एक थी, उन दोनों की घात एक एक थी। जिनके बीच में ग्राफ बन रहा है यदि उन दोनों की घात एक एक हो तो उन दोनों के मध्य का जो ग्राफ होता है वो हमेशा सरल रेखा प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक सरल रेखा का समीकरण है। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा आता था। अब अपने को इस ग्राफीय विधि, इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व करना है कि गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, द्वितीय समीकरण क्या होगा और तृतीय समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कि अगर मैं इस ग्राफ का ढाल निकालना चाहता, इस ग्राफ का ढाल निकालना चाहता, स्लोप निकालना चाहता, प्रवणता निकालना चाहता, झुकाव निकालना चाहता, तो वो कितना होता। तो हम सब जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल ये हमें निकालना है। ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढाल ये कितना होगा। तो आपको क्या करना है, ढाल निकालने के लिए क्या क्या करना है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि आप जो कोण आए उस कोण थीटा, जो कोण आए उस कोण थीटा के लिए स्पर्शजा tan थीटा का मान निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास में क्या है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो y अक्ष पर राशि है उसमें अंतर में x अक्ष पर जो राशि है उसमें अंतर का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल जब आपको निकालना है, मैं सीधे ही इसको लिख रहा हूं, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, त्वरण होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, त्वरण। तो हमारे पास में त्वरण बराबर क्या हो जाएगा भाई, y अक्ष पर कौन सी राशि है, y अक्ष पर राशि है वेग, तो हम लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा x अक्ष पर क्या राशि है, समय, तो हम कहेंगे समय में परिवर्तन, यानी कि समय अंतराल। समय लिया गया समय या समय अंतराल एक ही बात होती है। तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल हमारे पास में आ गया। अब वेग में परिवर्तन कितना हो, तो मैं इस ग्राफ से अगर निकालना चाहूं तो त्वरण को तो अपन a से व्यक्त करते हैं, और वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो अगर आपको वेग में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम वेग v में से प्रारंभिक वेग u को घटा दीजिए, और समय अंतराल कितना होगा, तो अंतिम समय t में से प्रारंभिक समय 0 को घटा दीजिए। ऊपर भी देखो हमने वेग का अंतर ले लिया, नीचे समय का अंतर ले लिया। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में a बराबर v माइनस यू, ये तो ऊपर ऑलरेडी है ही अपने पास में, a बराबर v माइनस यू अपॉन नीचे t माइनस 0 बराबर हो गया t।
इस टी को अगर आप इस लेफ्ट में लेके जाओगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, और इस u को इधर लेकर के आ जाओ तो समीकरण आपके पास में क्या आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं, v बराबर u प्लस ए टी, या u प्लस ए टी बराबर v, एक ही बात है भाई। इस u को इधर ले आएंगे तो u प्लस ए टी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, v आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर जो है वो मिस की हुई है, एक लाइन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे कि जो हमें पता है उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या पता है, हम कहेंगे माना कोई एक पिंड एक समान त्वरण ए से त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति करने का मतलब क्या है, ऐसी गति कर रहा है जिसमें वेग में समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं माना पिंड का प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात पिंड का वेग v हो जाता है। t समय में यदि पिंड का विस्थापन x हो या स्थिति में परिवर्तन x हो, तो यहां पर जो लिखा गया है त्वरण की परिभाषा से, इसके स्थान पर आप लिखेंगे वेग समय ग्राफ का ढाल। क्या लिखेंगे, वेग समय ग्राफ का ढाल, क्योंकि हम यहां पर ग्राफी विधि से निकाल रहे हैं तो ग्राफ को अपने को काम में लेना पड़ेगा ना। और ग्राफ क्या कहता है कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वही त्वरण होता है। वही किसके बराबर होता है, तो हम यहां लिखेंगे वेग समय ग्राफ का ढाल बराबर त्वरण। ठीक है, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो। इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं हम, ये जो लाइन यहां जो पहली लाइन लिखी हुई है ये वाली लाइन, इस लाइन के स्थान पर आप लिखेंगे त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ का ढाल। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने आगे किया था। तो हम कहेंगे ए, त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं, बराबर वेग समय ग्राफ का ढाल निकालना है तो वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन को कहते हैं समय अंतराल। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो हमने यहां पर लिया हुआ है। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन अंतिम वेग v था, प्रारंभिक वेग u है, समय अंतराल अंतिम समय t था, प्रारंभिक समय 0 है। आप डायरेक्ट t माइनस 0 की जगह t भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ये a है। ये जो t माइनस 0 में से t में 0 कटेंगे तो t आएगा, इस t को इधर लेके आ जाओ तो आपके पास में क्या समीकरण आ जाएगा, आपके पास में समीकरण आ जाएगा ये वाला, ए टी बराबर v माइनस यू। और इस u को अगर हम लेफ्ट में लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, v को यदि ये लेफ्ट में लेके चले जाओगे तो ए टी तो पहले से ही लेफ्ट में और u भी आ गया, ये क्या किसके बराबर हो गया, बराबर v। तो u प्लस ए टी बराबर v लिखो चाहे v बराबर u प्लस ए टी लिखो, एक ही बात है। ये जो समीकरण है इसे गतिकी का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गतिकी का प्रथम समीकरण। ध्यान रखना, गतिकी का प्रथम समीकरण हमने कहा है। आगे आप पढ़ोगे गति का प्रथम नियम। समीकरण और नियम दोनों में अंतर है, नियम अलग है, समीकरण अलग है। नियम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। ठीक है, अब हमें दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण जब हमने ज्ञात किया तो हमने क्या काम में लिया, इस ग्राफ का ढाल काम में लिया। अब जब मैं दूसरा समीकरण काम में लूंगा तो दूसरे समीकरण के लिए मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विस्थापन। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। हमारी पहली लाइन होगी विस्थापन बराबर बराबर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। अब विस्थापन कितना है, तो विस्थापन के लिए हम कहेंगे वे प्रारंभिक स्थिति x है और अंतिम स्थिति x है और प्रारंभिक 0 है, तो x माइनस 0 हो गया, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, अब देखो यहां पर कभी कभी क्या होता है, कुछ किताबों में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। यहां पर आपको x माइनस 0 की जगह मिलेगा x माइनस x0। कुछ लोग इसको लिखते हैं x2 माइनस x1,
कुछ लोग इसको लिखते हैं एक्स एफ माइनस x1 और कुछ लोग सीधे एस लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एस लिखोगे तो उसका मतलब भी विस्थापन है, एक्स माइनस जीरो लिखा तो इसका मतलब अपने प्रारंभिक स्थिति को जीरो माना है और अंतिम को एक्स माना है। x2 माइनस x1 लिखोगे तो हमने प्रारंभिक को x1 नाम दिया है, द्वितीय को x2 दिया है। आप x माइनस x0 लिखोगे तो इसका मतलब प्रारंभिक को x0 नाम दिया और अंतिम को x दिया है। जब आप xf माइनस xi लिखते हो इसका मतलब प्रारंभिक को xi लिखा है और अंतिम को xf, मतलब केवल नाम बदला है, मतलब नहीं बदला इसका। अब ये सोचो कि भौतिक विज्ञान जो विषय आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पूछे अंग्रेजी में कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप कहते हो फिजिक्स, हिंदी में आप कहते हो भौतिक विज्ञान, पर भौतिक विज्ञान और फिजिक्स कहने से क्या है, इसके मतलब बदल गए? मतलब तो एक ही है। तो ऐसे ही ये इतनी सारी तरीके से लिखने से इसका मतलब अलग नहीं होता है। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि विस्थापन के लिए आपको अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करना है। तो हमने अंतिम स्थिति x ली और प्रारंभिक स्थिति को लिया है 0, तो हम कहेंगे भाई विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बराबर हो जाएगा x माइनस जीरो। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, ये विस्थापन किसके बराबर है? इस ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है। जब आपको इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करें कि इस ग्राफ के पहले बिंदु को y अक्ष पर भी मिलाएं और x अक्ष पर भी मिलाएं। ठीक है, और ये जो दूसरा बिंदु है इसको x अक्ष पर यूं मिला दें, ये मिला दिया, मतलब ये इस अक्ष पर अपन ने यूं मिला दिया। ठीक है, जैसे अपन ने मिला दिया तो ये जो आकृति बनी है ये इस ग्राफ का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे साहब x अक्ष पर ही क्यों मिलाया, y अक्ष पर क्यों नहीं मिलाया? हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपने इसको यूं क्यों नहीं मिलाया, इधर क्यों मिलाया? तो आप ध्यान से देखोगे कि जब हमने इसका विस्थापन निकाला था तो हमने क्या कहा था कि जो इस अक्ष की राशि है उसके मान को इस अक्ष की राशि के अंतर से गुणा करना है। यानी अगर इस अक्ष पर वेग है और इस अक्ष पर समय है तो हमें वेग को समय के अंतर से गुणा करना है। ठीक है, और इसीलिए हमने फिर वेग के लिए लिखा था डेल एक्स बाई डेल टी इंटू डेल टी, और ये डेल टी से डेल टी कट गया था तो डेल एक्स आ गया था। ऐसे आया था हमारे पास में विस्थापन। पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उससे ये पता चल रहा है कि यहां पर आप देखोगे कि वेग का आपके पास में एक मान है जबकि समय के दो मान है। यानी कि आपको समय अक्ष पर दो बिंदु लेने होंगे। अगर इसकी जगह ये होता t इंटू डेल वी, तब आपको ये दो बिंदु वेग अक्ष पर लेने होते, यानी इसे वेग अक्ष पर दो जगह मिलाना होता। इसलिए चूंकि हमने यहां पर v इंटू डेल टी लिया है और v इंटू डेल टी में हमें क्या करना पड़ेगा, समय अक्ष पर इसे दो जगह मिलाना पड़ेगा। तो हमने इसे समय अक्ष पर दो जगह मिला दिया, ये समय अक्ष पर दो जगह मिला दिया। अब आप इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो ग्राफ बन रहा है आपके पास में, ये ग्राफ, इसका क्षेत्रफल आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। कई लोग यहां लिखेंगे, इसको नाम अगर अपन देते हैं ए बी सी, ए बी डी और ये ओ, तो कई लोग इसको कहेंगे समलंब, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग इसकी जगह क्या कहेंगे, x माइनस जीरो बराबर के साहब इसको समलंब चतुर्भुज का हमको तो सूत्र याद नहीं है, तो आप ऐसा करो ना, इसके दो टुकड़े कर लो, दो टुकड़े कर लो। एक तो ये इसका ये आयत हो जाएगा, ये आयत, और एक जो है ये त्रिभुज हो जाएगा। तो अपन इसको लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, एक ही बात है। चाहे आप समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ और चाहे ये सूत्र लगाओ, एक ही बात है। पहले अपन इस सूत्र से करेंगे, फिर मैं आपको समलंब चतुर्भुज के सूत्र से भी बताऊंगा। तो पहले अपन इस सूत्र से कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे सीधे सीधे इसको, हम कहेंगे भाई ये हो गया हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए सी डी, यानी ये इस आयत का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल हमें लेना है। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान रखना, जब भी आप किसी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो ग्राफ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीजें आप किस प्रकार से लिखेंगे,
ठीक है। अगर आप लंबाई ले रहे हो, मान लो ये एक आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ में आप इस भुजा का मान ले रहे हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस भुजा का मान ले रहे हो, तो ये भुजा कौन से अक्ष के समानांतर है? हम कहेंगे इस एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी इस भुजा का मान एक्स अक्ष के रूप में लेना पड़ेगा आपको। अब एक्स अक्ष पर अगर टाइम लिखा हुआ है तो ये समय के रूप में होगा, एक्स अक्ष पर अगर ये वेग लिखा हुआ है तो ये वेग के रूप में होगा, एक्स अक्ष पर अगर ये दूरी लिखी हुई है तो दूरी के रूप में होगी, एक्स अक्ष पर ये बल लिखा हुआ है तो ये बल के रूप में होगा। और अगर आप इसकी बजाय इस रेखा का मान निकाल रहे हो तो ये y अक्ष के समांतर है, यानी इसका मान हमेशा y अक्ष के रूप में होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? क्षेत्रफल निकालने वाले हैं त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो हो गया ए सी, आधार तो हो गया ए सी, ठीक है, इंटू ऊंचाई कितना हो गया? बीसी या सीबी, ठीक है, बीसी लिख दो या सीबी लिख दो, प्लस आयत, आयत है हमारे पास में ओ ए सी डी, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हम लेना चाहें तो लंबाई को लिख देते हैं ओ ए और चौड़ाई को लिख देते हैं ओडी, ओडी, ठीक है, ओडी लिख दो, चाहे आप इसको ओ ए इंटू ए सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया ओ ए इंटू ओ डी, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। ध्यान से समझ लें, हमने सबसे पहले क्या लिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार AC इंटू ऊंचाई BC, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई OA प्लस OD। अब देखो, हमेशा याद रखो कि जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, यहां पर क्षेत्रफल होने को तो एक सदिश राशि है, लेकिन हम यहां पर उसकी दिशा ज्ञात नहीं कर रहे, हम केवल उसका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए आपने इसको BC लिखा या CB लिखा, भाई B से C की दूरी लिखो चाहे C से B की दूरी लिखो, एक ही बात है, चाहे आप BC लिखो चाहे आप इसे CB लिखो, एक ही बात है। तो अब मैं यहां मान निकालूं तो देखते हैं x माइनस 0 बराबर तो आ गया x बराबर 1/2। अब AC का मान चाहिए अपने को, तो AC को ध्यान से देखोगे कौन से x के समांतर है, देख के बताओ। ओडी, ये x अक्ष पर लिखी राशि समय के समानांतर है। वेरी वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, इसके जो दो बिंदु हैं, दो बिंदु कौन कौन से हैं? ए बिंदु और सी बिंदु, एसी के दो बिंदु ए और सी बिंदु हैं, इन दोनों को x अक्ष पर मिलाना है, ठीक है ना। मैं दूरी, ये भुजा का मान निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको। हमने ए बिंदु को मिला दिया x अक्ष पर, ये मिला दिया, और सी बिंदु को भी मिला दिया x अक्ष पर। ये जहां पर काट रहे हैं उन दोनों पॉइंट पर जो मान लिखा हुआ है उसका अंतर निकाल लो। तो देखो, सी बिंदु को मिलाया तो ये टी पर मिल रहा है, और ए बिंदु को मिलाया तो ये 0 पर मिल रहा है। तो हमारे पास में आ गया t माइनस 0, टी माइनस 0 यानी कि टी माइनस 0 यानी कि t। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया है? AC का मान आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ए बिंदु में से सी बिंदु को क्यों नहीं घटाया, सी में से ए को क्यों घटाया? तो हमेशा याद रखना, ऐसे किसी भुजा की लंबाई निकालने के लिए आगे वाले बिंदु में से, यानी वो बिंदु जो उच्च संख्या को बताता है में से निम्न संख्या को बताने वाले बिंदु को ही घटाया जाता है, उच्च में से निम्न को ही घटाया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो पहला मान आया है वो आ गया है x बराबर 1/2 t माइनस 0, ठीक है। अब हमारे पास में किसका मान निकालना है? हमें सीबी का या बीसी का, ठीक है। तो सीबी या बीसी का निकालना तो हम क्या करेंगे, ये देखो सीबी किसके समानांतर है? वेग अक्ष के। तो अपन इसको कहां मिलाएंगे? वेग अक्ष पर मिलाते हैं। तो ये देखो, वेग अक्ष पर ये सी बिंदु को मिला दिया, यू पर जाकर मिला, और बी को मिला दिया, ये वी पर जाकर मिला। आपको क्या करना है? वी में से यू को घटा देना है। तो ये वी में से यू को घटा दिया, वी माइनस यू। ये अपने पास में किसका मान आ गया है? ये अपने पास में आ गया है बीसी का या सीबी का, ठीक है। तो एक काम अपना पूरा हो गया। अभी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। समझ में आ रहा है बच्चों के नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, प्लस ए, फिर उसके बाद में हमको क्या लेना है? ओ ए। अब देखो ओ ए, इस ओ ए को ध्यान से देखो, ये किसके समानांतर है?
तो समानांतर देखने के लिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके समानांतर है, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर किसी रेखा के बारे में आपको ये नहीं पता चलता है कि वो किसके समानांतर है, तो उसको दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे खिसका के देख लीजिए। तो अपन इस रेखा को थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, इस रेखा को अपन राइट में खिसका लेते हैं या ले आते हैं, ये लिया है, इधर खिसका लिया। अब पता चल रहा है ना किसके समानांतर है, वेग अक्ष के समांतर है, वेग अक्ष के समांतर है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ए बिंदु पर कितना वेग है और ओ बिंदु पर कितना वेग है ये लेना पड़ेगा। तो ए बिंदु का वेग ले लेते अपन, ए बिंदु पर जो वेग है वो है v, सॉरी u, और गुड आफ्टरनून सर। किचन आचार्य क्या कर रहे हो तुम, ये माइक ऑफ करो, सॉरी सर। माइक ऑफ करो बेटा, चलती क्लास में से चिल्लाते हैं क्या, पागल के जैसे कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो आगे से, है ना बेटा, चलती क्लास में नहीं चिल्लाते। खैर हम देखेंगे ए बिंदु कहां पर मिल रहा है, यू पर मिल रहा है, और ओ बिंदु कहां मिल रहा है, जीरो पर, तो u माइनस जीरो कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अगर अपन बात करें दूसरा क्या है अपने पास में, ओडी, तो ओडी को आपको देखना है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये ओडी किसके समानांतर आ रहा है, ये ओडी जो है वो समय अक्ष के समानांतर आ रहा है। और समय अक्ष पर अगर अपने को निकालना है तो डी बिंदु पर इसका मान कितना है और ओ बिंदु पर इसका मान कितना है, तो हम कहेंगे भाई डी बिंदु पर समय का मान t है और ओ बिंदु पर 0 है, ठीक है। जिस अक्ष के समांतर आवे उसी अक्ष के रूप में मान लेना है। देखो ओ ए जो था वो वेग अक्ष के समांतर था, तो हमने इसका मान वेग के रूप में लिया, और जो ओडी है वो समय अक्ष के समांतर था, तो हमने इसका मान समय के रूप में लिया। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है अपने पास में। तो लेफ्ट में तो आपके पास में आ गया x एज इट इज यूं का यूं, ठीक है, और राइट में क्या आ गया 1/2, ठीक है, इंटू टी माइनस जीरो बराबर t इंटू वी माइनस यू, ठीक है, प्लस u माइनस जीरो इक्वल्स टू यू और t माइनस जीरो इक्वल्स टू टी। अब देखो ये जो v माइनस यू है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसी पेज पर सबसे ऊपर एक समीकरण लिखी हुई है, उस समीकरण में इस v माइनस यू का मान लिखा हुआ है। कितना है इसका मान, 80 है। तो हमारे पास में क्या जाएगा, x बराबर 1/2, t तो ऑलरेडी है, और v माइनस यू की जगह आ गया a इंटू टी प्लस यू टी, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया आपके पास में, मैं पहले ये वाला पद लिख रहा हूं यू टी प्लस 1/2 a और t इंटू टी टी स्क्वायर। तो ये अपने पास में एक और समीकरण आ गया, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम अगर इस समीकरण से, इस ग्राफ से अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वक्र ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा, क्योंकि ये वेग समय ग्राफ है। तो हम क्या कहेंगे, वक्र ओ ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन, या इसका उल्टा भी आप कह सकते हो, विस्थापन बराबर वक्र ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी ओ नहीं सॉरी, ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या कहेंगे, भाई इस वक्र का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट दो, एक तो इसका भाग है त्रिभुज, त्रिभुज है ना, और दूसरा भाग है इसका आयत। तरबूज नहीं है, किसी के मुंह में पानी आ रहा हो तरबूज सुनकर, तरबूज नहीं है, त्रिभुज है ना। तो x बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर सॉरी प्लस आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार, तो आधार है एसी, या आधार एसी आ गया, इंटू ऊंचाई है बीसी, ये बीसी आ गया। और आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई ओडी इंटू ऊंचाई सीडी ले लो, चाहे ओ ए ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। ये इंटू ये कर लो, चाहो तो आप ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा ले लीजिए, और चाहे तो आप ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा ले लीजिए, चाहे तो आप
ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा ले लीजिए, और चाहे तो आप ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा ले लीजिए, एक ही बात है, कोई सी भी ले लीजिए। इनमें से दो भुजाएं अपने को लेनी है, जो दो समानांतर भुजाएं हैं उनमें से हर दो समांतर भुजाओं में से एक, यानी इन दोनों में से एक, इन दोनों भुजाओं में से एक लेनी है और इन दोनों भुजाओं में से एक लेनी है, आमने सामने वाली भुजाओं में से एक एक भुजाएं लेनी है। अब अपन निकालना चाहें तो हम कहेंगे विस्थापन तो हमारे पास में हो गया है x माइनस 0 बराबर x, ये x हमारे पास में आ गया, ठीक है, इंटू बराबर 1/2 इंटू हमें क्या लेना है उसके बाद में, मैंने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था? AC का मान लिखना है, फिर से समझ लो, मैं फिर से ये मान लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको बार बार लिख के बता रहा हूं आपको। तो हमारे पास में हो गया x बराबर 1/2, फिर हमें लेना है AC का मान, AC का मान, तो A को मिलाया नीचे, C को मिलाया नीचे, क्योंकि ये समय अक्ष के समांतर है, जिस अक्ष के समांतर है मान इसका उसी रूप में आएगा, यानी इसका मान समय के रूप में आएगा, तो ये हो गया t-0, ठीक है, C बिंदु पर t और A बिंदु पर 0। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है? BC, तो BC जो है वो कौन से अक्ष के समांतर है? वेग अक्ष के समांतर है, तो वेग अक्ष के दोनों मान ले लीजिए, B पॉइंट पर मान है V और जो C पॉइंट है उस पर है U, तो ये हो गया V माइनस U, ठीक है, प्लस हमें लेना है OD, तो OD जो है वो समय अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका मान हो गया t-0 इंटू CD जो है वो वेग अक्ष के समांतर है, जिसका एक पॉइंट तो U पर है, एक पॉइंट 0 पर है, तो ये हो गया U-0, ठीक है। तो आप इसको आप चाहो तो ये जो t-0 इसको डायरेक्ट t लिख सकते हो, यहाँ U-0 को डायरेक्ट U लिख सकते हो, जो कि हमने यहाँ PDF में भी किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, अब वापस से हम इसको एक बार देख लेते हैं, PDF में क्या लिखा हुआ है। PDF में हमने लिखा है AC की जगह t, क्योंकि इसका 1.0 पर था तो t-0 बराबर t आता है, इसलिए ओनली t लिख दिया। फिर उसके बाद में BC पर आ गया हमारे पास, B और C बिंदुओं के जो मान है वो घटा दीजिए, तो V-U आएगा, प्लस OD जो है वो समय t के बराबर होगा, और जो CD है OD का वो समझाना U के सर एक बराबर बार होगा। फिर से फिर से समझा देता हूँ बेटा, फिर से समझ लीजिए। देखो जैसे ये मेरे को OD का मान निकालना है, तो ये जो OD रेखा है, आप पहले ये देखो, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कौन से अक्ष के समांतर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस रेखा को थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, या थोड़ा सा दाएं या थोड़ा सा बाएं खिसका के देख लीजिए। तो अपन देखते हैं, जब मैं इसको थोड़ा सा दाएं या बाएं खिसकाता हूं तो ये वो की वही पोजीशन रहती है, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, अब अपने को दिख गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से खिसकाना है कि ये किसी भी अक्ष के ऊपर नहीं रहे, अक्ष के समानांतर आ जाए, इस प्रकार से आपको खिसकाना है। तो मैंने OD को थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, अब देखो ये किसके समानांतर आ रहा है? समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष के समांतर आ रहा है ना, तो इसका मान समय के रूप में होगा। अब समय के रूप में क्या होगा, तो देखो इसके दो पॉइंट कौन कौन से हैं, O और D। तो D पॉइंट पर मान कितना है और O पॉइंट पर मान कितना है, तो O पॉइंट पर समय का मान है 0 और D पॉइंट पर समय का मान है t। अब इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, तो हम कहेंगे ये हो गया t-0, ये OD का मान आ गया। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है बेटा? अब देखो ऐसे अब अगर अपन CD का मान देखना चाहे तो CD का मान अगर अपन देखना चाहे तो CD का मान कितना होगा, C बिंदु को मिलाओ इधर वेग अक्ष पर और D बिंदु को भी वेग अक्ष पर। क्यों वेग अक्ष पर क्यों मिलाया? क्योंकि CD वेग अक्ष के समांतर है, जिस अक्ष के समांतर है उसी पर मिलाना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें C बिंदु कहां मिल रहा है, U पर, और D बिंदु कहां मिल रहा है, 0 पर। तो बड़े में से छोटा घटा दो, U में से 0 घटा दिया, U आ गया, ये हमने U लिख दिया। तो ये U जो है वो CD का मान है, और जो T है वो OD का मान है। OD का मान T है और CD का मान U है, ठीक है। अब अपने पास में ये समीकरण तो आई क्या, लेकिन इस समीकरण में अभी भी एक चीज बाकी है, ये जो V-U है इसका मान यहां से 80 रख दीजिए, ये हमने 80 रख दिया। तो देखो ये UT को तो मैंने पहले लिख दिया है, 1/2 की जगह T की जगह, और V-U की जगह आ गया 80, ठीक है। हमने क्या किया, केवल इसकी जगह चेंज कर दी, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ था उसको पहले लिख दिया है, और जो पहले नंबर पे लिखा हुआ था उसको सेकंड नंबर पे लिख दिया है, और उसमें हमने V-U की जगह 80 लिख दिया है। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो x की जगह x है, UT की जगह UT है, हाफ की जगह हाफ है, a की जगह a, और t इंटू टी हो गया t²। तो ये समीकरण हमारे पास में आ गया x बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो समीकरण हमने ज्ञात किया है ये गति का द्वितीय समीकरण कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? गति का द्वितीय समीकरण कहलाएगा। अब अगर हम इसी ग्राफ से, ठीक है, इसी ग्राफ से हम तीसरा समीकरण निकालेंगे। तीसरे समीकरण को निकालने के लिए हम दो तरीके काम में ले सकते हैं। तीसरे समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके काम में ले सकते हैं। वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? एक तरीका तो ये जो हमने समीकरण निकाला था, ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो समीकरण हमने निकाला था, इस समीकरण को हम काम में लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका जो आपको अच्छा लगे वो काम में ले लेना। इस समीकरण को अगर आप देखोगे तो इस समीकरण में टी को ऊपर लेके आ जाओ और ए को नीचे लेकर आ जाओ, तो आपके पास में आ जाएगा टी बराबर वी माइनस यू अपॉन ए। टी बराबर क्या आ गया? वी माइनस यू अपॉन ए। ये जो मान है ये इस समीकरण में रख दो, ये टी का मान इस समीकरण में रख दो। इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, x की जगह तो x है, ठीक है, और फिर देखो u की जगह u है और t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है सर, हम प्रथम प्लस समीकरण में ही रख सकते हैं। प्रथम समीकरण में रखने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है, जो तीसरा संबंध है, वो एक्चुअल में विस्थापन और वेग के मध्य का संबंध है। देखो, पहला जो संबंध है, ध्यान से समझना, इनमें खास बात क्या है? पहला संबंध वेग और समय के बीच का संबंध है। दूसरा संबंध जो है वो है वेग, समय और विस्थापन के मध्य का संबंध। और तीसरा जो संबंध हमें निकालना है वो निकालना है वेग और विस्थापन के मध्य संबंध। जब हमें वेग और विस्थापन के मध्य संबंध निकालना होगा तो हमें यहां से समय को गायब करना पड़ेगा। वेग और विस्थापन के मध्य संबंध निकालना है तो वेग और विस्थापन को तो रखना पड़ेगा और उसके बाद के अलावा जो राशि है उनको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वेग और विस्थापन के अलावा तो समय ही राशि है, तो समय को हटाना पड़ेगा। समय को हटाने के लिए हमने यहाँ पर ये किया है। तो आप इसको, जो टी का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, वो इस समीकरण में भी रख सकते हो और पहले समीकरण में भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले समीकरण में भी रखोगे तो भी हमारे पास में मान आ जाएगा, लेकिन पहले समीकरण में रखने पर जो मान आपके पास में आएगा उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। v बराबर u प्लस ए। अब आपने कहा पहले समीकरण में रख दो, ये रख दिया v माइनस यू अपॉन ए। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जिस समीकरण से मान निकाला जाता है उस समीकरण में दोबारा नहीं रखा जाता उसे। अगर उसी समीकरण में रख देंगे तो वापस से हम पिछली वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो हमने टी का मान निकाला था ये पहले समीकरण से तो निकाला है, ये एक्चुअल में पहले समीकरण का ही बिगिनिंग रूप है। ये देखो प्रारंभिक रूप है, तो पहले समीकरण से निकाला गया मान अगर अपन पहले समीकरण में रख देंगे तो वापस अपन कहां गए? शुरुआती दौर में आ गए। इसलिए इसको हम पहले समीकरण में नहीं रख रहे हैं। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मान हमने यहां पर रख दिया, देख लेते क्या आएगा हमारे पास में। x बराबर u की जगह u, t की जगह हो गया v माइनस यू अपॉन ए। ये तो हो गया एक पद, ठीक है, और जो दूसरा पद है वो हो गया 1/2a और t की जगह आ गया v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि t का स्क्वायर, इसलिए अब समीकरण को खोल लेते हैं अपन। समीकरण को खोल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा u को v से गुणा किया तो हो गया uv, ठीक है, और u को u से गुणा किया तो हो गया माइनस का u स्क्वायर, नीचे आ गया a, नीचे आ गया a प्लस 1/2। इस a, पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा आपको। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास में आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस 1/2, a तो ऑलरेडी है, ब्रैकेट को खोलोगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2vu। सर माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा, सॉरी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन ए स्क्वायर, 2a अपॉन ए स्क्वायर। 2a क्यों आएगा भाई? एक नीचे a है ना, इस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा ना नीचे। तो ये a स्क्वायर में से ये एक a तो कट गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या रह गया? अब आपके पास में क्या रह गया? तो देखते हैं हमारे पास में जो रह गया उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में है x बराबर uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ऊपर है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और नीचे है आपके पास में 2 इंटू ए 2a। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। ये जो दोनों आपके पास में पद हैं, पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद और ये दूसरा पद, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आपके पास में एलसीएम आ जाएगा दोनों का 2a। 2a में a का भाग दिया,
तो 2 बार गया हाँ 2a, ये जो 2a लिया हमने एलसीएम, इस एलसीएम में इस a का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और जो हमारे पास में आएगा उसको ऊपर वाली राशि से गुणा करना है। तो 2a में हमने पहली राशि के हर a का भाग दिया, जो आया हमारे पास वो है 2, इस 2 को इस पूरी ऊपर वाली राशि से गुणा करना है। तो 2 को ऊपर वाली राशि से गुणा किया, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये तो हो गया पहला पद। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में हमारे पास में क्या है, एलसीएम भी 2a है और हर भी 2a है, ओ सॉरी, एलसीएम भी 2a है और हर भी 2a है। तो 2a में 2a का भाग दिया, एलसीएम में हर का भाग दिया तो 1 आया, और 1 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, तो ये हो गया आपके पास में प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। जी ठीक है, तो ये माइनस 2uv से तो प्लस 2uv कट गया, ठीक यस है। सर। और आपके पास में क्या रह जाएगा, जो रह जाएगा मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। तो जो आपके पास में रह जाएगा वो है x, तो x की जगह है, और देखो v स्क्वायर ये आपके पास में प्लस में है, और माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, ये माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का u स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2a, ठीक है। 2a तो इस 2, तो ये जो 2a है, इस 2a को आप यहाँ x के पास में लेकर के आ जाइए, इस 2a को x के पास में लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यू ये स्क्वायर। जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, ये गतिकी का तृतीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास में इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ये तो था पहला तरीका, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, उस तरीके को ध्यान से समझना, बहुत आसान है वो तरीका भी। हम शुरू करेंगे यहां से औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, जब भी आपको कोई राशि का औसत मान निकालना हो तो उसके दिए गए सभी मानों को जोड़ करके जितने मान है उसमें उसका भाग दे दो। तो हमारे पास में वेग के 2 मान है, एक तो है v और एक है u, और इन दोनों को जोड़ के हमने 2 का भाग दिया, ठीक है। औसत वेग में हमने क्या किया, औसत वेग बराबर v प्लस यू अपॉन 2। अब देखो औसत वेग का जो समीकरण होता है आपने पढ़ा होगा, औसत वेग बराबर आपने पढ़ा होगा विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन बटा समय अंतराल होता है, ठीक है। यहां से अगर अपन औसत वेग का मान निकालना चाहें तो विस्थापन का मान है हमारे पास में x और समय अंतराल का मान है t। विस्थापन का मान तो क्या x माइनस 0 और समय अंतराल का मान t माइनस 0, तो x माइनस 0 बराबर x होता है और t माइनस 0 बराबर t। तो औसत वेग बराबर कितना आ गया, x बटा t। ये जो औसत वेग का मान है हमारे पास में x बटा t, ये हम रखेंगे यहाँ, ये पहली जो समीकरण हमने लिखी है, ये पहली समीकरण जो हमने लिखी है इस समीकरण में, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं और मिटा करके औसत वेग का मान यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये औसत वेग का मान मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। तो औसत वेग का मान हमारे पास में कितना हो गया, औसत वेग का मान हमारे पास में आ गया x बटा t बराबर v प्लस यू बटा 2। ये ज्यादा आसान है इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू, ठीक है। अब देखो t का मान, अब t का मान हम कहां से निकाल सकते हैं, तो t का मान ये समीकरण से हमने पहले निकाला था, t बराबर कितना है, v माइनस यू अपॉन a। भाई ये जो t है इसको ऊपर ले आए और a को नीचे ले आए, तो t बराबर आ गया v माइनस यू अपॉन a। ये मान हम यहां रखेंगे, ठीक है। ये मान रख देते तो x बराबर v प्लस यू बाई 2, ये तो अपने पास में है, और t का मान कितना है, तो t का मान है v माइनस यू बटा a। तो ये t की जगह रख दी अपन ने v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। क्लियर है ये। अब देखो ये ऊपर से थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जगह की कमी है, इसलिए देखो हमारे पास में क्या आएगा, इधर तो आ गया x और नीचे आ गया 2 इंटू ए 2a, ठीक है। ऊपर क्या आ गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अब आप सब गणित के बच्चे हो, गणित पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सबके पास में गणित है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। गणित की कोई चीज आ जाए तो गणित वालों की आत्मा जाग जाती है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिन भी बच्चों ने इसका आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, पर जो नहीं दे पाए उनके लिए मैं बता रहा हूं
जब इस प्रकार से राशि हो तो इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो अब इसकी तुलना ये ऊपर वाले से कर लो आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास में x बराबर a की जगह v है और b की जगह u है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब ये जो 2a है इस 2a को इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो आपके पास में क्या समीकरण आएगा, आपके पास जो समीकरण आएगा वो आएगा 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि जो पहला वाला तरीका हमने देखा था उस तरीके से ज्यादा सरल है ये तरीका। यस सर। ठीक है, हाँ, सर। तो इस तरीके से जो समीकरण हमने निकाला 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको अपन कहते हैं गतिकी का तृतीय समीकरण। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो और चाहो तो ऐसे लिख दो 2ax प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, एक ही बात है। ये तीनों समीकरण एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण के तीन रूप है, ये कहलाता है गतिकी का तृतीय समीकरण। तो इस प्रकार से हमने